हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आलोक सिंह और आप लोगों के बीच उपस्थित हूं बिहार स्पेशल लेकर फाइनल अटेम्प्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत न्यायपालिका के संदर्भ में करेंगे। न्यायपालिका की आवश्यकता सबसे पहले क्यों है? सबसे पहली बात यह कि समाज में हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। विवादों का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निपटारा हो, इसलिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। साथ ही कानून का शासन स्थापित हो, इसके लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो, न्यायपालिका इसलिए भी जरूरी है। और संविधान के कई प्रावधान ऐसे होते हैं जो बदलते हुए समय के साथ अपनी एक नई व्याख्या चाहता है, उसके लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। समाज में मत से न्याय की स्थिति ना हो, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए, इसके लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। और हमने भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका को अपनाया है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत भी हैं और बाद में स्वतंत्रता पश्चात हम लोगों ने, हमारे संविधान वेताओं ने गहन अध्ययन और विचार के पश्चात त्रिस्तरीय न्यायपालिका को अपनाया। इस न्यायपालिका के शीर्ष, इस न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके पश्चात उच्च न्यायालय और पुनः अधीनस्थ न्यायालय है। आइए अब इससे संबंधित तथ्यों को हम देखें। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों के गठन, उसकी संरचना, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार क्षेत्र, उसकी शक्तियां और कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और इसके साथ साथ बाईस मार्च 1900 न्यायपालिका मतलब बिहार में आई कब? आधुनिक प्रकार की न्यायपालिका है, इसको देखने की आवश्यकता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर पृथक प्रांत बनाया गया। जब पृथक प्रांत बनाया गया तब अलग न्यायपालिका की आवश्यकता हुई, अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता हुई। और 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा पटना में उच्च न्यायालय के भवन की आधारशिला रखी गई। फिर 26 जनवरी 1916 को लेटर पेटेंट राजपत्र में प्रकाशित किया गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त कर पटना उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। अब हम समझते हैं लेटर पेटेंट है क्या। लेटर पेटेंट एक प्रकार का औपचारिक कानून, माने एक दस्तावेज होता है जो एक किस्म का शाही आदेश होता है। इसके माध्यम से राजा या फिर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी व्यक्ति या संस्था को कोई विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो उस वक्त महारानी विक्टोरिया द्वारा यह लेटर पेटेंट जारी किया गया और इसके तहत जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार समाप्त कर पटना उच्च न्यायालय को अपना अधिकार प्रदान किया गया। यह कब? 26 जनवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय के औपचारिक भवन का उद्घाटन, माने उच्च न्यायालय के भवन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। और फिर 9 फरवरी 1916 को लेटर पेटेंट द्वारा न्यायालय को विधिक रूप से अस्तित्व प्रदान किया गया। फिर तारीख आती है 1 मार्च 1916 को। पटना उच्च न्यायालय ने इस तारीख से विधिवत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे आते हैं। देखिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का क्रम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले
एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। फिर रेखा दोषित, यह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। यह तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, है ना। संगम कुमार साहू, यह पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। यह चारों तथ्य प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ साथ पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 38 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। बहुत सूक्ष्म तथ्य है और यह कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है संसद द्वारा इसमें एक ऑप्शन दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, एक ऑप्शन दे दिया जाए विधानमंडल के द्वारा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात निर्णय लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और भी तथ्य हैं जो हम हो सकते हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसे हम देखें, है ना। देखिए, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। दो या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं। उन योग्यताओं पर एक बार हम दृष्टिपात करें। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, यह तो पहली शर्त है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक प्रैक्टिस कर चुका हो अधिवक्ता के रूप में। संविधान में उच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कोई भी मिनिमम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका जो शपथ है वह न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। उसका कार्यकाल और उसकी सेवा शर्तों को देख लें। देखिए, वह 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। यह न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बेहद आवश्यक माना गया संविधानविदों ने, इसलिए इस प्रावधान को रखा गया। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र भेजेगा। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वह राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को ही भेजेगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है 48वीं से 52वीं बीपीएससी में। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर, उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ सकता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित मतलब प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश, पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। मतलब
स्थानांतरण का भी अधिकार इस संदर्भ में राष्ट्रपति को ही है, लेकिन वह इस संदर्भ में परामर्श करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, अब आइए हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में देखें। देखिए, कुल 7 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, है ना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना। अब देखिए, आरंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में देखें तो कुछ मामलों में सीधी सुनवाई का अधिकार है, जैसे अधिकारिता संबंधी विवाद हो तो इस मामले में उसे सीधी सुनवाई का अधिकार है ना। विवाह, तलाक, कंपनी अवमानना, निर्वाचन, राजस्व, मूल अधिकार प्रवर्तन और संविधान की व्याख्या, इस सब इसके मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। रिट क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह वर्णित है। मूल एवं अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति इसे प्रदान की गई है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के दीवानी आपराधिक मामलों की प्रथम व द्वितीय अपील, है ना, 7 वर्ष से अधिक सजा और मृत्युदंड की पुष्टि इस संदर्भ में अनिवार्य है। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ न्यायालयों श्रेणी को छोड़कर पर प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता पर मामला मंगवाना और हस्तक्षेप करने का अधिकार भी इससे ही है। अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में देखें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श, न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति व अनुशासन पर नियंत्रण भी स्थापित करने का अधिकार इससे ही है। अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में निर्णय और अभिलेख, अस्थायी साक्ष्य रखा जाना, अवमानना पर दंड देने तथा अपने आदेशों की समीक्षा और संशोधन करने की शक्ति भी इसे ही प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में राज्य केंद्र कानूनों व आदेशों की संवैधानिकता की जांच यह कर सकता है और असंवैधानिक पाए जाने पर वह उस कानून को निरस्त भी कर सकता है, यह चाहे राज्य द्वारा बनाया गया कानून हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा, है ना, उस पर उसको निरस्त कर सकता है यदि पाया गया कि यह असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, संविधान की भावना के विपरीत है। देखिए, आज आपसे विदा चाहता हूं और आपसे अनुरोध है कि इन तथ्यों को रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो कुछ भी आप के सुझाव हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।